जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह सी-टेट का प्रश्न पत्र है जिसको हल करेंगे आज। आप इसको हल करते हुए ये अनुमान लगा सकेंगे कि आपने कितनी तैयारी कर ली है और किस तरीके के प्रश्न पत्र आते हैं यह भी आप देख सकेंगे। तो इससे पहले कि आज की वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है या पिछली अन्य वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज भी देख सकते हैं और पिछले प्रैक्टिस सेट को भी हल कर सकते हैं। तो आइए चलें आज की कक्षा की ओर। आप देख रहे हैं ये भाग 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। सी-टेट का ये पहला भाग है जो 5 भागों में होता है। प्राइमरी में और जूनियर में 4 भागों में डिवाइड होता है प्रश्न पत्र। तो ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का 30 प्रश्न का सेट है। इसको आप हल करने का प्रयास करेंगे। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। हो सकता है कई विकल्प आपको सही लग रहे हों, लेकिन उसमें जो सबसे उपयुक्त है वो चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को खाली जगह दिया है कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। विकल्प है त्रुटिहीन अनुदेशन कहा जाता है, दूसरा विभेदी अनुदेशन कहा जाता है, तीसरा चयनित अनुदेशन कहा जाता है और चौथा है सटीक शिक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी हाँ, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों का भेद किया जा रहा है विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए। इसका मतलब विभेदी अनुदेशन है। क्या है? विभेदी अनुदेशन। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के क्या रहेगा यहाँ पर? चरण का पूर्ववर्ती है। खाली जगह दिया है। सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण या आत्मनिर्भरता। क्या सही होगा? जी हाँ, सामान्यीकरण पहला सही है। आगे देखते हैं। जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। खाली जगह दिया हुआ है होते हैं। क्या होते हैं? एकीकृत होते हैं। संज्ञान और भाव एकीकृत होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। तीसरा सही है। आगे देखते हैं। आप देख रहे होंगे सी-टेट के जो प्रश्न होते हैं वो बड़े अलग तरीके के बने हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है वो आपको बताना है। खाली जगह दिया हुआ है। पहला है प्रतिरूपण, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है अवलोकन, चौथा है संशोधन। प्रदर्शन करके सिखा रहा है। हाँ, इसे शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का कहा जाता है, वह उसका प्रयोग कर रहा है। पहला सही है। आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। यह व्यवहार उसका क्या प्रस्तुत करता है? निरंकुश, चौकस, सतर्क, निवर्तमान। क्या सही उत्तर होगा? जी हाँ, सतर्क। क्या? सतर्क। 6वां है एक समस्या सुधारक बच्चा। खाली जगह दिया हुआ है। विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। किस विचार के आधार पर करता है वो? तार्किक, सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त। क्या सही है? जी हाँ, तार्किक। तार्किक विचार के आधार पर। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या दिया है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं
उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो बताना है। समस्यात्मक प्रकार का कार्य कहा जाता है, ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसे तीसरा सही है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। 8वां देखते हैं, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन के लिए श्रव्य, दृश्य, स्पर्श और खाली जगह दिया हुआ है संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है वो आपको बताना है। अवलोकन, गतिबोधक, कौन सी संवेदना? अवलोकन, गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ, इसका दूसरा उत्तर सही है, गतिबोधक। गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कहता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला देखिए सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, दूसरा विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, तीसरा विकेंद्रित कृत विकास के सिद्धांतों को, और चौथा है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। क्या सही होगा? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। चौथा सही है। आगे देखते हैं, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पहला है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, दूसरा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, तीसरा प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, चौथा है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। आपको पता है कि वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, तो क्या सही होगा? बालक के समाजीकरण की बात हो रही है तो बालक का ही प्रमुख स्थान होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि दूसरा उत्तर सही है। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कहता है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसका? समूह की अनुरूपता का, समूह की पहचान का, समूह की आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का। किसका कर रहे होते हैं? हाँ, आप समूह की अनुरूप दिखना चाहते हैं, यानी समूह की अनुरूपता का आप पालन या प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं 12वां, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खाली जगह दिया हुआ है चरण में प्राप्त हो जाती है। किस चरण में हो जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जिन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उन्हीं में से दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। पहला औपचारिक परिचालन, दूसरा संवेदी गामक, तीसरा पूर्व परिचालन और चौथा है मूर्त परिचालन। यदि आपको हिंदी समझ में दिक्कत आती है कभी कभी किसी शब्द की, किसी उत्तर की, तो आप उसका अंग्रेजी वर्जन भी देख सकते हैं। औपचारिक परिचालन यानी फॉर्मल ऑपरेशनल, संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर, पूर्व परिचालन यानी प्री ऑपरेशनल और मूर्त परिचालन मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। क्या सही होगा उसका उत्तर? संवेदी गामक, दूसरा सही है। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली जगह दिया हुआ है के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना? पहला ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा विशेष शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चौथा मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तीसरा उत्तर सही है इसका, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। 14वां देखते हैं, खाली जगह दिया हुआ है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कितने महीनों की आयु के बच्चे करते हैं ऐसा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 30 से 36, दूसरा 12 से 18, तीसरा 18 से 24 और चौथा दिया है 24 से 30। सही उत्तर क्या है? जी हाँ, 18 से 24 माह की आयु के जो बच्चे होते हैं वो अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 15वां देखते हैं, बुद्धिलब्धि
या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी ये आपको बताना है। पहला उत्तर है टर्मन के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है गल्टन के अनुसार, तीसरा है बिने के अनुसार और चौथा है स्टर्न के अनुसार। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे पूछा गया बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, उत्तर दीजिए। चौथा सही है, स्टर्न के अनुसार। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले टर्मन ने किया था, लेकिन जब अवधारणा की बात होती है तो स्टर्न सही उत्तर होगा। यह अंतर है, आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। सृजनात्मकता को खाली जगह दिया हुआ है कि अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला क्या है, विविध सोच, दूसरा है द्रव बौद्धिकता, तीसरा रवादार बौद्धिकता और चौथा है अभिश्रित सोच। किसकी अवधारणा संबंधित माना जाता है सृजनात्मकता को, विविध सोच, पहला सही है। आगे देखते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसके के बाद खाली जगह दिया है, इसके किस नियम के अंतर्गत बताया जाता है वो आपको बताना है। पहला है विभक्ति विषयक, दूसरा है ध्वनि संबंधी, तीसरा है व्याकरणिक और चौथा है वाक्यात्मक। क्या सही है, ध्वनि संयोजन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत, दूसरा सही है। आगे देखते हैं। ट्रॉमा, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको बताना है। पहला है सामाजिक भाषाई उद्धृत, दूसरा है संस्कृत प्रभावित, तीसरा है भाषा निर्धारित और चौथा है संज्ञानात्मक पक्ष। आप ध्यान से देख लेंगे प्रश्न में, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, भाषा निर्धारित, यानी तीसरा सही है। आप ध्यान से देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शब्दावली क्या है उनकी और उसके उत्तर को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे, क्योंकि ये तथ्यात्मक नहीं कि आप रट लेंगे, ये कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। आपको इससे बड़े गहराई से इसको प्रश्नों को समझना होगा, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। 19वां देखते हैं। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। कैसे करता है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण करके रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, किसका करता है वो आपको बताना है। पहला है अनुमानी विधि का, दूसरा अंतर्दृष्टि का, तीसरा है कलन विधि का, चौथा है मानसिक दृढ़ता का। क्या होगा सही विधि, अनुमानी विधि, पहला उत्तर सही है। आगे देखते हैं। 20वां, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है। वह उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है वो आपको बताना है। पहला है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, दूसरा कम करने की विधि का, तीसरा है द्वितीयक विस्तारण विधि का और चौथा है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। क्या सही उत्तर होगा इसका, चौथा सही है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती है। 21वां देख लेते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि पहला, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, दूसरा लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, तीसरा लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, चौथा लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। क्या सही है, निर्धारण कौन कर रहा है, समाज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। आगे देखते हैं। 22वां क्या कहता है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ, खाली जगह दिया हुआ है के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है ये सब, इसके बारे में आपको बताना है। पहला देखते हैं, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के उदाहरण है, दूसरा है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के उदाहरण है, तीसरा है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि के उदाहरण है, चौथा है आलेखन पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के उदाहरण है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ किसके उदाहरण हैं। 22वां का पहला सही है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के उदाहरण हैं।
आप ध्यान से देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तब इसको लाइक शेयर जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर करने के उपरांत आप अपने बहुमूल्य सुझावों से हमको अवगत भी कराते रहें, ताकि हम और भी उपयोगी वीडियो आपके लिए बना सकें। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे देखते हैं 23वां, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में सहायता करता है। दूसरा, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में करता है। तीसरा है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। और चौथा है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में सहायता करता है। क्या सही उत्तर होगा इसका? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता क्या करने में करता है, बताइए। जी हाँ, तीसरा सही है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है शिक्षकों की। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा खाली जगह के सिद्धांत पर आधारित है। यानी आपको ये बताना है समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है। पहला है विश्व बंधुता, दूसरा है सामाजिक संतुलन, तीसरा है समता एवं समानता, समता एवं समान अवसर, और चौथा है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। आप जानते हैं समावेशी शिक्षा में प्रत्येक कमजोर और प्रतिभाशाली दोनों तरीके के बच्चों को, यानी हर तरीके के बच्चे को एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो इसका अर्थ हुआ कि समावेशी है ना, सबको सम्मिलित करके ले चलना है। तो समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर यह आधारित है। आगे देखते हैं 25वां, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष खाली जगह में लागू किया गया। किस वर्ष में लागू किया गया ये आपको बताना है। पहला उत्तर है 2016, दूसरा है 1992, तीसरा 1995 और चौथा है 1999। तो आपको पता होगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू किया गया। आपको पता होगा कि इसी समय से विकलांग को दिव्यांग कहा जाने लगा था। आगे देख लेते हैं 26वां क्या है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला क्या है, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। दूसरा है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। तीसरा है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। और चौथा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। तो उत्तर क्या होगा इसका? व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। अर्थात तीसरा सही है, नहीं सॉरी, दूसरा सही है। क्या सही है? दूसरा सही है, सॉरी। व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर ही सही होगा। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। आगे है 27वां, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कितने वर्ष तक के लिए करता है वो आपको बताना है। पहला है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, दूसरा है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, तीसरा है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, चौथा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दूसरा, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। आगे देखते हैं 28वां, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य खाली जगह से है। मतलब तात्पर्य किससे है वो बताना है आपको। पहला है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, दूसरा है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, तीसरा है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, और चौथा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। तात्पर्य किससे वो आपको बताना है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। पहला सही है, पहला सही है। आगे देखते हैं 29वां,
स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, किसमें अंतर्निहित है ये आपको बताना है। पहला है समायोजन, दूसरा है केंद्रीकरण, तीसरा संज्ञान बोध और चौथा है संज्ञान। तो किसमें अंतर्निहित है आपको बताना है। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। किसमें? संज्ञान बोध में, यानी तीसरा उत्तर इसका सही है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। मूर्त सोच कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी सोच कहा जाता है, सृजनात्मक सोच कहा जाता है, अमूर्त सोच कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका पहला, मूर्त सोच कहा जाता है। और इस प्रकार से आपने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें और अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत भी कराते रहें। अगली वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।